नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछली कक्षा की बात ही आज फिर हाजिर हुआ हूँ राजस्थान के प्रतीक चिन्ह लेकर के। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आरटी एक्ट, राजस्थान के करंट अफेयर्स, और आज हम पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। और यह जो टॉपिक है ये अपने जो रीट मेन होगी उसमें ये दिया हुआ है। तो आज हम राजस्थान के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनके विषय में विस्तृत वर्णन करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक है राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा खेजड़ी। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला तथ्य है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। इसको राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? कि जो खेजड़ी है इसे राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 31 अक्टूबर 1983 को, यानी 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। अगला प्रश्न, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कि जो खेजड़ी है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया। अगला प्रश्न, खेजड़ी के उपनाम, यानी खेजड़ी के उपनाम क्या है, यानी इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है? तो पहला है खेजड़ी का उपनाम राजस्थान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो पहला है राजस्थान का कल्प वृक्ष। अगला राजस्थान का गौरव। अगला है थार का गौरव। यानी खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव और राजस्थान थार का गौरव नामों से जाना जाता है। मित्रों याद रखिए कि इसे थार का या राजस्थान को गौरव क्यों कहा जाता है, क्योंकि खेजड़ी का प्रत्येक भाग मानवोपयोगी होने के कारण, यानी खेजड़ी का जो प्रत्येक भाग है वह मनुष्य के लिए उपयोगी है। यानी इसकी जो जब तक हरा रहता है इसकी छांव, इसके फल, इसकी पत्तियां, इसकी सूखी हुई डालियां, ये सभी मनुष्य के लिए उपयोगी है। इस वजह से इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्थानीय भाषा में खेजड़ी को क्या कहा जाता है? कि जो स्थानीय भाषा है अपने राजस्थान की, वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शिमलो या जाटी, यानी शिमलो व जाटी कहा जाता है। मित्रों याद रखिए पंजाबी व हरियाणवी भाषा में भी खेजड़ी को जाटी ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, तमिल भाषा में खेजड़ी को क्या कहते हैं? यानी तमिल भाषा में खेजड़ी को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा पेयमये। यानी तमिल भाषा में खेजड़ी को पेयमये कहते हैं। खेजड़ी से संबंधित अपना अगला प्रश्न, सिंधी भाषा में खेजड़ी को क्या कहते हैं? कि सिंधी भाषा में खेजड़ी को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा छोकड़ो। अगला प्रश्न, खेजड़ी को कन्नड़ में क्या कहते हैं? यानी कन्नड़ में इसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा बनी। यानी कन्नड़ में खेजड़ी को बनी कहा जाता है। अगला प्रश्न, संस्कृत व वेदों में खेजड़ी को क्या कहा गया है? संस्कृत और वेदों में खेजड़ी को सम्मी नाम से पुकारा जाता है या सम्मी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहा जाता है? या खेजड़ी की पत्तियों को कहा जाता है? तो खेजड़ी की जो सूखी हो चाहे वो हरी पत्तियां हो उनको लूम कहते हैं और ये भेड़ बकरियों के खाने के काम आती है। अगला प्रश्न, खेजड़ी का फल या फलियां क्या कहलाती है? अर्थात खेजड़ी का जो फल है या फलियां है उनको क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा सांगरी। कि खेजड़ी का जो फल है या उनके जो फलियां लगती है उनको हम सांगरी कहते हैं। और वही सांगरी सूख जाती है तो उसे सूखने पर खोका कहते हैं। और आपको जो चित्र में ये दिखाई दे रहा है ये सांगरी है, यानी हरे फल हैं और इनकी सब्जी बनाई जाती है। अगला प्रश्न, खेजड़ी पर लगने वाला कीड़ा व कवक कौन कौन से हैं? अर्थात खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े व कवक कौन से हैं? तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा खेजड़ी पर लगने वाला कीड़ा सेलेस्ट्रेनो, यानी सेलेस्ट्रेनो ये तो है कीड़ा, वह ग्राइकोटर्मा ये है कवक। अर्थात सेलेस्ट्रोना व ग्राइट्रोमा ये कवक और कीड़े हैं जो खेजड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मित्रों आप ये ना सोचिए कि ये सारी बातें खेजड़ी खेजड़ी, यानी खेजड़ी से संबंधित बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम ज़्यादा पूरी बातें हम बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्य मुख्य जो बातें हैं वही आपको बताऊंगा।
अगला प्रश्न है अपना खेजड़ी से संबंधित, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा दशहरे के दिन। अगला प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसका स्थान होता है? अर्थात राजस्थान के वह लोक देवता जिसका स्थान खेजड़ी के नीचे होता है। तो आपका सही उत्तर होगा गोगा जी महाराज का। अर्थात गोगा जी महाराज का जो स्थान है वह खेजड़ी के नीचे होता है। अगला प्रश्न, खेजड़ी को बचाने हेतु 363 लोगों ने बलिदान कहां पर दिया? यानी खेजड़ी को बचाने हेतु 363 लोगों ने अपना बलिदान कहां पर दिया? तो आपका सही उत्तर होगा खेजड़ली गांव जोधपुर में। यानी खेजड़ली गांव जोधपुर में खेजड़ी को बचाने हेतु 363 लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, यानी 1730 को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 को 294 पुरुष व 69 महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। मित्रों, ये पुरुष और स्त्रियों की संख्या भी आप याद रख लेना, क्योंकि आजकल है ना प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो 363 लोग थे, उनमें महिलाओं की संख्या 69 थी और पुरुषों की संख्या 294 थी। और अमृता देवी बिश्नोई ने इसमें अपना बलिदान दिया था। और मित्रों याद रखिए कि इसमें अमृता देवी की 3 पुत्रियों आशु, भागु और रत्नी, यानी आशु, भागु और रत्नी भी शामिल है। अगला प्रश्न, खेजड़ली दिवस मनाया जाता है, यानी जो खेजड़ली दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा 12 सितंबर को। और शुरुआत कब हुई? खेजड़ली दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो मित्रों याद रखिए कि खेजड़ली जो दिवस है 12 सितंबर को जो मनाया जाता है, इसकी शुरुआत 1978 से हुई थी। अगला प्रश्न, परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष कौन सा है? अर्थात परमार व तोमर वंश है, उनका आराध्य वृक्ष कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा खेजड़ी। तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खेजड़ी किस वंश का आराध्य वृक्ष है? तो आपका सही उत्तर होगा परमार व तोमर वंश का। अगला प्रश्न, खेजड़ी पर डाक टिकट जारी की गई, अर्थात खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 1988 में। और मित्रों याद रखिए कि 1988 में खेजड़ी पर जो डाक टिकट जारी किया गया वह 60 पैसे का था। अगला प्रश्न, सर्वाधिक खेजड़ी पाई जाती है, यानी सर्वाधिक जो खेजड़ी है वह कहां पर पाई जाती है? तो शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र में भी सर्वाधिक ये नागौर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कि अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही उत्तर होगा 1994 में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब की गई? यानी ऑपरेशन जो खेजड़ा है इसकी शुरुआत 1991 में की गई। और कहां पर की गई? तो आपका सही उत्तर होगा डूंगरपुर में। अगला पढ़ेंगे हम राजस्थान का राज्य पुष्प, यानी राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो अब यह है अगली स्लाइड पर अपना प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा रोईड़ा का पुष्प, यानी रोईड़ा का फूल। अगला प्रश्न, राज्य पुष्प यानी रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 31 अक्टूबर 1983। मित्रों याद रखिए कि जो वृक्ष से संबंधित जो बातें हैं वो 31 अक्टूबर 1983 हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक नाम, यानी जो रोहिड़ा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। अगला प्रश्न, कि रोहिड़ा का रंग कैसा होता है? यानी जो रोहिड़ा है, रोहिड़ा के जो पुष्प आते हैं उसका रंग कैसा होता है? तो आपका सही उत्तर होगा हिर मिर्च जैसा, अर्थात इसमें पीला, केसरिया, लाल व नारंगी, यानी इन सारे रंगों का मिश्रण जिसे हिर मिर्च बोलते हैं। अगला प्रश्न, रोहिड़ा वृक्ष के पुष्प आते हैं, अर्थात रोहिड़ा जो वृक्ष है इसके पुष्प यानी फूल कब आते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा रोहिड़ा वृक्ष के फूल चैत्र माह में, अर्थात मार्च व अप्रैल में आते हैं। अगला प्रश्न, रोहिड़ा वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है, यानी रोहिड़ा जो नुकसान है इसको नुकसान कौन पहुंचाता है? कौन सा जीव है जो इसको नुकसान पहुंचाता है? तो आपका सही उत्तर होगा जरविल। मित्रों याद रखिए कि जो रोहिड़ा वृक्ष है इसको नुकसान पहुंचाने वाला जरविल ये रेगिस्तानी चूहा है। अगला प्रश्न, रोहिड़ा वृक्ष के उपनाम क्या क्या हैं? अर्थात रोहिड़ा जो वृक्ष है इसके उपनाम क्या क्या हैं? तो आपका सही उत्तर होगा रोहिड़ा वृक्ष को राजस्थान का सागवान,
मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान। अर्थात रोहिड़ा वृक्ष को रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है, इसे राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, मारवाड़ टीक भी कहते हैं और राजस्थान की मरुशोभा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला तथ्य है कि रोहिड़ा जो वृक्ष है इसका प्रयोग जो बंदूक होती है उसकी बट अर्थात कूदा बनाने के काम में भी आती है, अर्थात इसका प्रयोग बंदूक बनाने में भी काम आता है। अगला अपना प्रतीक चिन्ह है राज्य पशु, यानी राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो राजस्थान के राज्य पशु दो है, एक है ऊंट, दूसरा है चिंकारा। तो पहले हम बात करेंगे ऊंट की, यानी राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, जो पालतू पशु है उनमें ऊंट है और चिंकारा वन्य जीवों में आएगा। तो ऊंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न, राज्य पशु का दर्जा की अधिसूचना, यानी ऊंट है उसे राज्य पशु का दर्जा देने की जो अधिसूचना है वो कब जारी की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 19 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न, ऊंट को राज्य पशु की घोषणा कब की गई? यानी ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा की गई। तो आपका सही उत्तर होगा 30 जून 2014 को। अगला प्रश्न, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस, यानी कैमेलस ड्रोमेडेरियस ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में व न्यूनतम ऊंट प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा जोहड़बीड़ बीकानेर में। और मित्रों याद रखिए कि जोहड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई थी। अगला तथ्य है, ऊंटों के संरक्षण का केंद्र स्थापित किया गया, यानी ऊंटों के संरक्षण से संबंधित जो केंद्र है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा जयपुर में। राज्य पशु ऊंट से संबंधित अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? यानी राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा पाबूजी महाराज को। अर्थात इन्हें ऊंटों के देवता भी कहते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट पाबूजी महाराज लेकर के आए थे और इन्हें ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों याद रखिए कि ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा पाबूजी महाराज। अगला प्रश्न, राजस्थान में तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ ऊंट की नस्ल कौन सी है? राजस्थान में तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ ऊंट की नस्ल कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा जैसलमेरी। और मित्रों याद रखिए कि सर्वश्रेष्ठ ऊंट कहाँ के माने जाते हैं? नाचना के। और फलोदी में जो ऊंट पाए जाते हैं, जो फलोदी जोधपुर में जो ऊंट पाया जाता है वह नस्ल कौन सी है? गोमट है। और सर्वाधिक पाए जाने वाली, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। अगला प्रश्न, राजस्थान में उष्ट्र कल्याण शिविर की शुरुआत कब की गई? यानी राजस्थान में उष्ट्र, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, याद रखिए कि ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में उष्ट्र कल्याण शिविर की शुरुआत कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 22 जनवरी 2022 को। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख ऊंट पालक जाति, यानी राजस्थान में पाई जाने वाली ऊंट पालक जाति कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा रेबारी, रायका व देवासी। अगला प्रश्न, ऊंट के गले का आभूषण, यानी ऊंट के जो गले के आभूषण है तो उसे क्या कहते हैं? तो गोरबंद। और मित्रों याद रखिए गोरबंद एक लोकगीत भी है। और ऊंट का जो छोटा बच्चा होता है उसे, मादा बच्चा, उसे क्या कहते हैं? टोल्डी। यानी ऊंट का जो छोटा बच्चा, मादा बच्चा होता है उसे टोल्डी कहते हैं और जो नर बच्चा होता है उसे टोल्डिया कहते हैं। और ऊंट बूढ़ा जो ऊंट हो जाता है उसे फाकट कहते हैं। मित्रों याद रखिए कि जो ऊंट का रोग है उसे सर्रा कहते हैं। अगला प्रश्न, ऊंट की खाल पर की जाने वाली नक्काशी, यानी ऊंट की खाल पर की जाने वाली नक्काशी या चित्रकारी क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर होगा उस्ता कला। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, यानी राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा
बीकानेर में। और ये कब मनाया जाता है? जनवरी माह में। मित्रों, ऊंट वध को रोकने से संबंधित जो अधिनियम है ये कब बनाया गया? तब आपका उत्तर होगा 2014 को। और कैमल बैंड, ये बीएसएफ द्वारा संचालित कैमल बैंड, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो मित्रों, ये तो थी अपनी ऊंट से यानी राज्य पशु ऊंट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब पढ़ेंगे हम वन्य जीव पशु से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रतीक चिन्ह है राज्य पशु चिंकारा। पहले ऊंट, पालतू पशुओं में ऊंट और वन्य जीवों में चिंकारा, यानी राज्य पशु चिंकारा। तो अगला प्रश्न, राज्य पशु चिंकारा घोषित किया गया, यानी चिंकारा को राज्य पशु घोषित कब किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 22 मई 1981 को। मित्रों, याद रखिए कि 22 मई 1981 को राज्य पशु चिंकारा को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कि जो चिंकारा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा गजेला गजेला। और किसी जगह है ना गजेला बनेटी भी आप लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, यानी इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात है, यह एंटीलोप प्रजाति का हिरण होता है। यानी जो गजेला गजेला यानी वन्य जीव चिंकारा है, ये एंटीलोप प्रजाति का हिरण होता है। अगला प्रश्न, चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? मित्रों, याद रखिए जितने भी जिलों के शुभंकर है वो भी आपको याद रखने हैं। तो चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? तो आपका सही उत्तर होगा श्रीगंगानगर का। अगला प्रश्न, सर्वाधिक उपलब्धता, यानी चिंकारा सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो नाहरगढ़ जयपुर में, ताल छापर चूरू में, अमृता देवी मृग वन जोधपुर में और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में ये पाया जाता है। अब चिंकारा, यानी चिंकारा शर्मिला स्वभाव का जीव होता है। यानी जो चिंकारा है ये शर्मिला स्वभाव का जीव होता है। तो मित्रों, ये थी अपने राज्य पशु चिंकारा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। और चिंकारा से संबंधित कोई ज्यादा बातें भी नहीं है। अब पढ़ेंगे हम राज्य पक्षी गोडावण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। यानी अपना राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। तो अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ें। यानी गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया, यानी गोडावण है इसे राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 21 मई 1981 को। यानी चिंकारा को 22 मई को और गोडावण को 21 मई को राज्य पक्षी घोषित किया गया। अगला प्रश्न, गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। यानी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। अगला प्रश्न, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी की गई? यानी गोडावण जो पक्षी है इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 1980 में। और मित्रों, याद रखिए कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका सही उत्तर होगा जेपी ईरानी द्वारा। अब गोडावण के उपनाम, यानी गोडावण जो पक्षी है इसके उपनाम क्या क्या हैं? तो पहला उपनाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मित्रों, याद रखिए कि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना पक्षी, माल मोरडी, गगन भेर, गुधनमेर, शर्मिला पक्षी, सोहन चिड़िया, गुराइन आदि गोडावण के उपनाम है। अब है अगला प्रश्न, गोडावण का प्रिय भोजन क्या है? यानी गोडावण का प्रिय भोजन क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा तारा मीरा। तो गोडावण से संबंधित अपना अगला प्रश्न है, गोडावण की शरण स्थली क्या है? अर्थात गोडावण कहाँ पर निवास करती है? सब सर्वाधिक निवास प्रसिद्ध निवास स्थल कौन सा है? तो शरण स्थली कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा शेवण घास राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला प्रश्न, राजस्थान में गोडावण हैचिंग सेंटर कहाँ पर है? यानी राजस्थान में राज्य में गोडावण हैचिंग सेंटर कहाँ पर है? तो आपका सही उत्तर होगा कोटा व जैसलमेर में। अगला प्रश्न, गोडावण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? यानी गोडावण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा 2014 में। अगला प्रश्न, देश का प्रथम गोडावण ब्रीडिंग सेंटर प्रस्तावित है? यानी देश का प्रथम गोडावण ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर प्रस्तावित है? तो आपका सही उत्तर होगा सोरसन 12 में।
अगला प्रश्न, राजस्थान में गोडाउन प्रजनन केंद्र है, यानी राजस्थान में गोडाउन प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा जोधपुर जंतुआलय में। मित्रों, अब याद रखिए कि आईयूसीएन द्वारा रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति माना है, यानी जो गोडाउन है इसे आईयूसीएन द्वारा जारी रेड डाटा बुक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये थी अपनी गोडाउन से संबंधित कुछ मुख्य प्रमुख बातें। अब अगला पढ़ेंगे हम अपने अगले राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके विषय में। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में अपना अगला प्रतीक चिन्ह है राजस्थान का राज्य नृत्य। तो आपका सही उत्तर होगा राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। तो घूमर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, घूमर को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये बात रखिए कि राजस्थान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा घूमर को। घूमर के अन्य नाम क्या है, यानी जो घूमर है इसके अन्य नाम क्या हैं? तो आपका सही उत्तर होगा लूरिया झूमरिया। मित्रों, घूमर से संबंधित एक दो बातें और बता देता हूँ कि घूमर नृत्य में महिलाओं के लहंगे को घेर कहा जाता है। कि घूमर जो नृत्य है, ऊपर वाला जो चित्र आपको दिख रहा है, इसमें जो महिलाओं का जो लहंगा होता है उसका जो घेर होता है उसे घूम कहा जाता है। और घूमर के साथ 8 मात्रा का जो कहरवा गाया जाता है या कहरवे गाने की जो विशेष चाल होती है उसे सवाई कहा जाता है। और राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर नृत्य किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा घूमर को। अगला प्रतीक चिन्ह है अपना राजस्थान का राज्य खेल। तो राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा बास्केटबॉल। अब राजस्थान का राज्य खेल जो बास्केटबॉल है इसे राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 1948 में। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है कि जो बास्केटबॉल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न, पुरुष बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है? पुरुष बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। और मित्रों, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूँ कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा, यानी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 2007 में जयपुर में महिला बास्केटबॉल अकादमी खोली गई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर खोली गई? तो आपका सही उत्तर होगा जयपुर में। और कब खोली गई? 2007 में। मित्रों, अब बच गए हमारे राजस्थान के राज्य गीत और राज्य वाद्य यंत्र। तो अब इनका भी हम थोड़ा सा विस्तृत वर्णन न करके एक सूक्ष्म वर्णन करते हैं। तो मित्रों, राजस्थान का राज्य गीत क्या है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य गीत है तो आपका सही उत्तर होगा केसरिया बालम। यानी जो केसरिया बालम है, केसरिया बालम आवो नी, तो ये तो अपना राज्य गीत है। और इसके बोल क्या हैं? केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देश। तो अगला प्रश्न, राज्य गीत पहली बार गाया गया, यानी राजस्थान का जो राज्य गीत है ये पहली बार किसने गाया था? तो आपका सही उत्तर होगा मांगी बाई। यानी ये चित्र है ये मांगी बाई का नहीं है मित्रों, ये अल्लाह जिला बाई का है। जो चित्र लगा रखा है ये मांगी बाई का नहीं है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई कि अपना राज्य गीत केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देश से, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? तब आपका सही उत्तर होगा अल्लाह जिलाई बाई को। यानी अल्लाह जिलाई बाई ने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई और ये चित्र अल्लाह जिला बाई का ही है। अगला प्रश्न, अल्लाह जिला बाई को प्राप्त पुरस्कार, यानी इससे अल्लाह जिला बाई को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो आपका सही उत्तर होगा पद्मश्री और राजस्थान रत्न पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। अब अगला प्रश्न है अपना राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वाद्य यंत्र से। मित्रों, राजस्थान का वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा अलगोजा। यानी राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा अलगोजा। मित्रों, याद रखिए
कि यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। अर्थ सुशिर वाद्य यंत्र यानी वह वाद्य यंत्र जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है, तो वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। तो यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला इससे संबंधित जो तथ्य हैं, इसमें दो बांसुरियां होती हैं, यानी इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है दो बांसुरियां, तो ये अलगोजा दो बांसुरियों से बना होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है? राजस्थान के प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा तग्गाराम भील। यानी जो तग्गाराम भील है ये राजस्थान के प्रसिद्ध अलगोजा वादक है। मित्रों याद रखिए, यानी जो तग्गाराम भील है इन्होंने रुदाली फिल्म में अलगोजा वादन किया था। और यह जो है ना भील जाति और कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र भी है। मित्रों याद रखिए कि अलगोजा को सिंध प्रांत में बीन कहा जाता है। तो ये तो अपने राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह थे। अब इसमें एक प्रतीक चिन्ह है जिसकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, और वो है राजस्थान के राज्य कवि कौन है? तो वो है सूर्यमल मिश्रण। मित्रों याद रखिए कि सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे, और इन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं लिखी है जिनसे संबंधित प्रश्न भी हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, बलवंत विलास, छंद मयूक, राम रंजाट, धातु रूपावली आदि। और इन जो राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है, इनकी 6 पत्नियां थी। यानी जो सूर्यमल मिश्रण, इनकी 6 पत्नियां थी, दोला, सुरक्षा, विजया, यशा, पुष्पा और गाविंदा। और मित्रों याद रखिए कि इनके एक दत्तक पुत्र थे, यानी सूर्यमल मिश्रण के जो दत्तक पुत्र थे मुरारी दीन, उन्होंने वंश भास्कर को पूरा किया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्यमल मिश्रण का अधूरा ग्रंथ कौन सा था? अधूरा जो ग्रंथ है वो कौन सा था? तो आपका सही उत्तर होगा वंश भास्कर। और वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? तो वंश भास्कर को उनके दत्तक पुत्र मुरारी दीन ने पूरा किया था। मित्रों इनके जो पिता थे चंडीदान, यानी सूर्यमल मिश्रण के जो पिता थे चंडीदान ने बल विग्रह, बल सार सागर और वंशाभरण नामक ग्रंथों की रचना भी की थी। और मित्रों याद रखिए कि सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार भी कहा जाता है, यानी सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार भी कहा जाता है। और 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने राम रंजाट की रचना कर दी थी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वैसे भी अपना वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बाकी कल मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।